मैं फिर से आपके बीच वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम इस चैप्टर का अंतिम भाग बना रहे हैं, भाग 8। और इसीलिए इसमें टेस्ट पेपर भी सबमिट करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे आपको लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करेंगे तो पेपर खुलेगा गूगल फॉर्म में। उसको आप पूरा करने के बाद सबमिट करें तो वो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे खनिज तेलों के बारे में। खनिज तेल जितने उपयोगी हैं ऊर्जा के रूप में, प्राकृतिक गैस भी बहुत उपयोगी है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। इसका खनन इसका जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आओ हम जानते हैं प्राकृतिक गैस क्या है। ये ऊर्जा का एक उपयोगी संसाधन है और इसकी मांग बढ़ने के इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है, इसके कुछ कारण है। एक तो ये है कि इसका उत्पादन और वितरण आसान और कम खर्चीला है कंपैरिजन अदर सोर्सेज, है ना। उसके अलावा संचय के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है और ये पूर्णतः जो है गंध रहित यानी बदबू नहीं आती है, कालिक नहीं रहती है और भोजन बनाने के लिए और गर्म रखने के लिए स्थान को उत्तम साधन है। ठीक है, उसके अलावा ये राख नहीं छोड़ता, ये गैस जो है राख नहीं छोड़ती है और अपने प्राकृतिक रूप में भी ये ज्वलनशील होती है। और वर्तमान में इसका उपयोग जो है पेट्रोल, रसायन, उर्वरक, विद्युत उत्पादन आदि में हो रहा है और 60% भाग जो है कारखानों में, 20% विद्युत के लिए, 15% जो है आंतरिक प्रयोग के लिए और 5% जो है अन्य उपयोग के लिए इसका यूज हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं इसके उसकी बात करें हम कि काय में इसका यूज होता है। तो लगभग जैसे खनिज तेल का उपयोग होता है उन सभी उद्योगों में इसका उपयोग होता है और इसके जो भंडारण के क्षेत्र हैं वो वही हैं जो खनिज तेल जहाँ जहाँ मिलता है वही प्राकृतिक गैस भी मिलती है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिमी तट के निकट जो है गैस के भंडार मिले हैं और समुद्र तट के निकट भी जो है गैस के भंडार मिले हैं। और कावेरी और गोदावरी जो क्षेत्र है वो प्रमुख है इसके भंडारण का क्षेत्र। उसके अलावा करीब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 750 करोड़ घन मीटर जो है गैस के भंडार भारत में मौजूद हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक गैस। अब आइए हम चलते हैं अन्य अपनी जो विद्युत शक्ति है। आज हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि जो बिजली उत्पादन है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विद्युत जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये हम सभी जानते हैं कि बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक समय था जब कभी गाँव में, शहरों में कहीं कहीं उपलब्ध होती थी और गाँव में तो अधिकांश गाँव अंधेरे में रहते थे। पर वर्तमान में शायद ही अब कोई ऐसा गाँव हो भारत में जो जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हो या लोग बिजली के बारे में न जानते हो। तो आओ हम चलते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति ये भी शक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है और वर्तमान में कोई भी कोई भी उद्योग हो बिना बिजली के संभव नहीं है। और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होता है इसका उपयोग, तो इसका कृषि उद्योग में है ना, घरेलू है ना, कृषि सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग होता है, कृषि उद्योग है ना। और अन्य सभी जगह पर अन्य जो उद्योग हैं जैसे वहाँ पर इसका यूज हो रहा है। सर्वाधिक मांग जो है इसकी इसी में है, घरेलू, परिवहन, कृषि, इन सब में जो है बिजली की मांग है। अब हम देखते हैं बिजली के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। घरेलू हो गए, कृषि उद्योग, परिवहन वगैरह है ना, परिवहन आदि में इसका उपयोग होता है। और अब हम देखते हैं कि विद्युत उत्पादन के 4 स्रोत हैं। ठीक है, विद्युत उत्पादन के कितने स्रोत हैं, 4 स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखो आप, वो है ताप विद्युत, जल विद्युत है ना। तो ताप विद्युत, दूसरा है जल विद्युत है ना, जल विद्युत बिजली यानी उत्पादन है ना, जल विद्युत। और आणविक विद्युत, तीसरा है आणविक विद्युत। और चौथा जो है वो है गैस और खनिज तेल विद्युत, गैस एवं खनिज तेल विद्युत, इनसे भी बिजली बनाई जाती है। खनिज तेल
होते हैं जिनके माध्यम से हमें जो है बिजली प्राप्त होती है। और वर्तमान में बिना बिजली के ना तो कोई कारखाना चलता है, ना घर में कोई गुजारा होता है, ना कृषि उद्योग सिंचाई के लिए, है ना, कटाई के लिए, हर चीज़ के लिए वर्तमान में जो है विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए हम चलते हैं इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है। तो वो होती है सौर ऊर्जा से, ये तो है ही 4 स्रोत मेनली, और सौर ऊर्जा से, ठीक है। और उसके अलावा काय से, सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गई, बायोगैस से, है ना, और उसके अलावा काय से होता है, समुद्री लहर से, समुद्री लहर से भी बिजली उत्पादन होता है ना, समुद्री लहर से। और समुद्री लहर के अलावा कैसे, भूताप से भी विद्युत उत्पादन होता है ना, विद्युत उत्पादन होता है। अब हम चलते हैं, ये सारे सोर्सेज हैं, यानी ये 4 हैं, ताप विद्युत, जल विद्युत, आणविक विद्युत, गैस और खनिज तेल विद्युत, ये 4 स्रोत तो हैं। उसके अलावा जो वर्तमान में आधुनिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें हम देखते हैं सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, समुद्री लहर से बिजली उत्पादन है, और भूताप से भी विद्युत उत्पादन होता है। आगे चलते हैं, हम विद्युत उत्पादन की जो बात करते हैं उसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहले चलेंगे ताप विद्युत की ओर, है ना, ताप विद्युत। तो ताप विद्युत की हम बात करेंगे, और जो बिजली उत्पादन है भारत में स्वतंत्रता के बाद, वो मुख्यतः ताप विद्युत और कोयला, ताप विद्युत कैसे प्राप्त की जाती है, कोयला और गैस से, है ना, ताप विद्युत प्राप्त की जाती है। तो चलो हम चलते हैं ताप विद्युत, नंबर 1 ताप विद्युत, है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो ताप विद्युत जो है ये राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब की गई, कब हुई, 1975 में। 1975 में एनटीपीसी का गठन हुआ, और कोयला पर आधारित 12 जो है पनबिजली योजनाएं चल रही हैं, है ना, कोयला पर आधारित कितनी है, 12 पनबिजली योजना, है ना, पनबिजली योजना जो है काम कर रही है। और 7 परियोजनाएं जो है गैस और तेल पर आधारित हैं। 12 तो है ताप कोयला के ऊपर, कोयला और गैस, है ना, कोयला और गैस से चल रही है। इसके अलावा चलो कोयला पर आधारित ये हैं, कितनी है, 12 हैं, और 7 जो है गैस पर आधारित है, गैस पर आधारित है ना। इस प्रकार से करीब 12 और 7 19 पर जो योजनाएं जो है ताप विद्युत से संबंधित वो वर्तमान में भारत में संचालित है। बहुत सारे उनके नाम है, सिंगरौली मध्य प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल, दादरी, कोरबा, ये सब आपकी पुस्तक में दी है, आप उनमें से याद कर लेना, ठीक है। अगला हम चलते हैं जल विद्युत की तरफ। जल विद्युत, तो जल विद्युत वर्तमान में ही नहीं, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से जो है जल विद्युत उत्पन्न हो रहा है, और ये शक्ति का स्थायी केंद्र है, स्थायी वो है ना, शक्ति का स्थायी स्रोत है ये, है ना, स्थायी स्रोत, यानी इससे तो बिजली उत्पादित होती ही है, वर्षों से चली आ रही है। और हम बात करेंगे ये कैसे मिलती है हमको, तो प्राकृतिक जल से, जैसे नदियां हैं, नदियों से जो जल प्रपात बनते हैं उनसे, या फिर कृत्रिम प्रपात बनाए जाते हैं, यानी नदियों के वेग से, जो वेग से जल आता है उससे जो है विद्युत उत्पादन होती है, जल विद्युत कहते हैं उसको। और जल प्रपातों के माध्यम से कभी कभी कृत्रिम जल प्रपात बनाए जाते हैं, बांध बनाकर तेजी से उनका ऐसा बहाव किया जाता है कि तेज बहाव हो और उससे बिजली का उत्पादन हो। तो वर्तमान में भारत में जल विद्युत का बहुत बड़ा योगदान है विद्युत उत्पादन में, है ना। और ये विद्युत अधिक दूरी पर ले जाने पर नष्ट हो जाती है। तो भारत में जल विद्युत की उपयुक्त परिस्थितियों का जो है सामान्यतः अनुकूल है। अब भारत में जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है, जल उत्पादन क्षेत्र, जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्पादन क्षेत्र
की हम बात करेंगे कौन कौन से हैं भारत में। तो भारत में 1902 में पहला बन गया था, है ना। 1902 में कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? शिवसमुद्रम परियोजना। शिवसमुद्रम परियोजना ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है ना। शिवसमुद्रम परियोजना 1902 में कर्नाटक राज्य में जो है स्थापित हुई थी। और इसमें जो है भारत को वैसे देखा जाए तो 5 क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहली जो अगर बात आता है जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र कौन सा था? 1902 में शिवसमुद्रम। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा। और हम जानेंगे जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र जो भागों में बांटा है ना, उसको भारत में कैसे बांटा है। तो जल विद्युत उत्पादन में योगदान उसका इस प्रकार है, 5 क्षेत्रों में बांटा है इसको। ठीक है, 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्रों में बांटा है। जल विद्युत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो इस प्रकार हैं, उनका योगदान कैसे कैसे। तो पहला है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है ना पहला। और इससे कितने परसेंट मिलता है हमको? 35%, 35%, है ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। और इससे कितना मिलता है हमको? पश्चिमी क्षेत्र से हमको मिलता है 12%, 12%, है ना। उसके बाद तीसरा जो है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। और इससे कितनी मिलती है हमको? 44%, है ना। 44% जो है इससे मिलती है। और एक और जो क्षेत्र है, चौथा क्षेत्र, वो है पूर्वी क्षेत्र। और पूर्वी क्षेत्र से हमें कितनी मिलती है? पूर्वी क्षेत्र से हमें मिलती है 2%, है ना। पूर्वी क्षेत्र से मिलती है हमको 7%, सॉरी, है ना, 7%। और एक और है 5वां क्षेत्र, वो है उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और इससे कितनी मिलती है हमको? मात्र 2%, है ना। तो इस प्रकार से ऊर्जा का पूरा बटा हुआ है, कैसे कैसे 5 भागों में बांटा है भारत में जल विद्युत के लिए। और इन 5 क्षेत्रों से इस अनुपात में जो है ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। जो प्रमुख 1975 में NHDC का गठन हुआ था, 1975 में जल विद्युत निगम का भी गठन हुआ था, है ना, निगम। यानी इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको बोलते हैं NHDC, NHDC बोलते हैं इसको, है ना। और इसका गठन 75 में हुआ, 1975 में। और 2006 तक 8 जल विद्युत परियोजनाओं को इसने पूर्ण किया है। 2006 तक 8 जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, परियोजनाएं जो है पूर्ण हुई है ना। और 1975 में ताप विद्युत के साथ साथ जल विद्युत निगम का भी गठन हो गया था। और प्रमुख जो चल रही हैं वो है लोकाटक, टनकपुर हिमाचल प्रदेश में, है ना, सलाल चरण और उड़ी जम्मू कश्मीर में, रंगित चरण सिक्किम में, विभिन्न जगह पर जो है इसकी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, अब तीसरा हम बात कर लेते हैं अणु विद्युत की। 4 प्रकार स्रोत है ना, तो 2 हमने पढ़े, ताप विद्युत पढ़े, जल विद्युत पढ़े, अब है अणु विद्युत, है ना। अणु विद्युत के बारे में बात करते हैं हम। अणु विद्युत, अणु विद्युत, है ना। इसका सबसे पहले जो उत्पादन है 1969 में जो है शुरू हुआ था इसका प्रयोग, है ना, प्रारंभ। और हम जाने कि कैसे बनती है, तो यूरेनियम थोरियम कैसे बनती है ये अणु विद्युत? यूरेनियम थोरियम, है ना, यूरेनियम से, थोरियम से। और बेरिलियम, बेरिलियम ये कुछ पदार्थ हैं, है ना, जिनसे ये ऊर्जा बनती है, अणु ऊर्जा, बेरिलियम। और उसके अलावा बेरिलियम के अलावा क्या है? जिरकोनियम, एक और है जिरकोनियम, है ना, जिरकोनियम। तो इनसे ये अणु ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। और ये भारत में ये जो पदार्थ हैं ये
ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो अणु उत्पादन में जो है हमको लाभ मिला है। और ये जो शुरुआत हुई है अणु ऊर्जा विभाग की, तो 1945 में आणविक शक्ति आयोग का गठन हुआ था। आणविक शक्ति आयोग का गठन कब हो गया था? गठन 1945 में, ठीक है। और इसी वर्ष जो है आणविक ऊर्जा विभाग भी, आणविक शक्ति विभाग की स्थापना भी 1945 में ये आणविक शक्ति का आयोग गठन हुआ। और 1954 में आणविक शक्ति विभाग का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन प्रारंभ कब से हुआ था? 1969 से। तो इस प्रकार से ये जो है अणु ऊर्जा हमारे भारत में उत्पादित हुई है। और इसके 5 केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? 5 केंद्र हैं और उनके नाम हैं। सबसे पहले तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ पर है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कोटा, राजस्थान, है ना, राजस्थान में है ये। और तीसरा जो है वो है कलपक्कम, मद्रास। कलपक्कम ये कहाँ है? मद्रास में, है ना। कलपक्कम तमिलनाडु में, सॉरी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट है, मद्रास में ही है एक्चुअली। शहर मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं, लेकिन इसका स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है। और उसके अलावा चौथा है नरोरा, यूपी। नरोरा यूपी में है ये, है ना, उत्तर प्रदेश में। और 5वां जो है वो है आपका काकरपारा, गुजरात। काकरपारा गुजरात में है ये, है ना, गुजरात। तो इस प्रकार से ये 5 आणविक विद्युत ऊर्जा केंद्र हमारे भारत में संचालित हैं। और यहाँ पर अणुओं से संबंधित ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और भारत इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है ना। और अब हम चलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये तो हमने परंपरागत की बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो चलो बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा स्रोत, तो सबसे पहले हम देखें सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है, हम सब जानते हैं, है ना। और भारत में इस दिशा में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। एक तो हम इसका सीधा सूर्य की किरणों के रूप में भी यूज करते हैं और विद्युत उत्पादन के द्वारा भी हम इसका यूज करते हैं। और इसका काय के लिए होता है इस ऊर्जा का उपयोग? सौर ऊर्जा का उपयोग काय में होता है? सौर ऊर्जा का उपयोग तो ये होता है, सबसे पहले हम देखें घरेलू उत्पादन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पानी को गर्म करने, भोजन पकाने, पानी गर्म करने, भोजन पकाने, ठीक है। और भोजन पकाने, उसके अलावा जो है पानी को सुखाने के लिए, ठीक है, पानी को गर्म करने, वस्तुओं को सुखाने, भोजन गर्म करने, पानी गर्म करने, वस्तुओं को सुखाने के लिए, ठीक है, सुखाने के लिए। और उसके अलावा काय के लिए यूज होता है ये सौर ऊर्जा का? पानी को शुद्ध करने के लिए और फसलों को पकाने के लिए। पानी शुद्ध करने, है ना, फसलों को पकाने के लिए, फसलों को पकाने के लिए, ठीक है, पकाने के लिए। तो इन सब चीज़ों और भी उपयोग है इसके, तो इन चीज़ों के लिए जो है इसका उपयोग होता है। और भारत में इस स्तर पर काफ़ी कुछ काम शुरू हो गया है। और दूर दराज के गांव जो होते हैं जहां बिजली उत्पादन नहीं पहुंच पाता, वहां सौर ऊर्जा के द्वारा जो है उनको उजिला दिया जाता है, घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। और भारत में लगभग 9,80,000, है ना, 9,80,000 जो है अधिक, इससे भी अधिक से अधिक, 9,80,000 से अधिक क्या है इकाइयाँ हैं इसकी, सौर बिजली उत्पादक इकाइयाँ हैं, सौर बिजली उत्पादक इकाइयाँ, उत्पादक
इकाइयाँ काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में अब भारत में उपयोग होने लगा है सौर ऊर्जा का। ठीक है, तो ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो कि ऊर्जा की पूर्ति में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। अगला है हमारा पवन ऊर्जा। पहला हो गया सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का उपयोग तो प्रारंभ से ही किया जाता है कृषि कार्यों में। आपने कभी देखा होगा, कभी जब फसल को साफ करते थे तो ऐसे उड़ा देते तो वो हवा से कचरा अलग हो जाता था और जो अनाज के बीज हैं वो नीचे गिरते थे। तो इस तरह से फसल को, अनाजों को साफ करने के लिए पवन ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से उपयोग जो है भारत में वर्षों से हो रहा है, प्राचीन काल से हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब वर्तमान में दूसरा है हमारा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा है, तो इसको कैसे करते हैं? इसको वही विधि है इसकी कि भाई बहती हुई हवा की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती हुई हवा की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। और इसका उपयोग काय में हो रहा है? भूगर्भ के जल को निकालने में इसका उपयोग हो रहा है ना। भूगर्भ के जल को निकालने में यानी सिंचाई होती है ना, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। भूगर्भ के जल को निकालने में जो है इसका उपयोग हो रहा है। और पवन चक्कियों के द्वारा होता है ये। पवन चक्की लगाई जाती हैं पवन चक्कियों के द्वारा, है ना। पवन चक्की लगाई जा रही है और जिसके माध्यम से अगर हम देखें तो खासकर समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये ज़्यादा कारगर है। तो समुद्र तटीय स्थानों में जैसे तमिलनाडु है, केरल है, तमिलनाडु, केरल, है ना। तो समुद्र तटों पर अच्छा स्रोत है इसका ना, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज गति से बहती है। समुद्र तटों पर अधिक स्रोत है ना। और उसके अलावा हम बात करते हैं गुजरात में भी है ये, है ना। और लगभग ऐसा अनुमान है कि 1340 मेगावाट ऊर्जा जो है इससे उत्पादित हो रही है। 1340 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है इससे, है ना, विद्युत उत्पादन। तो इस प्रकार से। और अगर अपन को मध्य प्रदेश में आपको कभी देखना है तो आप देवास जाइए। देवास में जब सड़क किनारे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी पवन चक्कियाँ, एक ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी हैं, उन पहाड़ियों पे लगी और हवा के वेग से वो घूमती हैं। और वहाँ मध्य प्रदेश में, देवास में और भी जगह होंगी, पर मैंने जो देखा है देवास में, इंदौर जब हम जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी पवन चक्कियाँ देखने को मिलती हैं। अक्सर जब ट्रेन से आते थे या बस से आते थे तो जरूर देखना, उनको एक कौतूहल का विषय हुआ करता था। तो अब आप जब भी जाएं तो जरूर देखना। ठीक है, तो ये हमारा पवन ऊर्जा हो गया। आगे हम चलते हैं बायोमास ऊर्जा। ये बायोमास ऊर्जा क्या है? कूड़ा करकट से ऊर्जा बनाने को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे ऊर्जा बनाई जाती है, जैसे कि कृषि बायोमास ऊर्जा, है ना, बायोमास ऊर्जा। तो ये कैसे मिलती है बायोमास ऊर्जा? हमको कृषि और उसके अलावा वन, पशु, है ना, और पशुओं के अलावा किस चीज़ से? उद्योग और अन्य के अपशिष्ट से। उद्योगों के अपशिष्ट से भी बन रही है ना, उद्योग व अन्य अपशिष्ट से। अपशिष्ट यानी कूड़े कचरे से जो है ऊर्जा बनाई जा रही है, उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। और ये गैस और विद्युत दोनों रूपों में मिल रही है। यह गैस एवं विद्युत, है ना, दोनों रूपों में मिल रही है। और खासकर बड़े बड़े जो शहर हैं उनको इसका केंद्र, क्योंकि वहाँ अपशिष्ट बहुत ज़्यादा निकलता है फैक्ट्रियों से, इसलिए वहाँ पर ये। और इसको क्या करते हैं? मीथेन गैस प्राप्त की जाती है इससे, है ना। इसमें मीथेन गैस प्राप्त की जाती है अपशिष्ट का प्रयोग करके। ऑक्सीजन रहित वातावरण में क्या करते हैं? ऑक्सीजन रहित वातावरण में इसको सड़ाकर कौन सी गैस लेते हैं? मीथेन गैस, है ना, मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। और जो अपशिष्ट होता है उसको किसमें? खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, उर्वरक
उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, वो वापस से खेतों में डाल दिया जाता है। तो ये दोनों तरह से काम करती है। और वर्तमान में करीब 19,900 मेगावाट इससे ऊर्जा प्राप्त अनुमान है। 19,500 मेगावाट की क्षमता है ना। लेकिन अभी कितनी 292 मेगावाट जो है उत्पादन हो रहा है ना। 292 मेगावाट उत्पादन है ना। 292 मेगावाट जो है उत्पादन भारत में हो रहा है और ये कूड़ा करकट से बनती है। एक और ऊर्जा का स्रोत है, वो है भूतापीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी जो है अंदर से गर्म होती है और उसके ताप से जो ऊर्जा जो उत्पादित होती है उसको ताप ऊर्जा कहते हैं। तो हमारी अगली है चौथी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, और ये कैसे है? पृथ्वी के अंदर गर्म ज्वाला जो उठती है उसके कारण से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे भाग कहाँ है? उत्तर पश्चिमी हिमाचल और पश्चिमी समुद्र तट पर। कहाँ उत्पादित हो रही है? उत्तर पश्चिमी हिमाचल में और समुद्र तट पर, है ना, उत्पादित हो रही है इस प्रकार की। और हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के पूर्वा में, हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय घाटी में इसका उत्पादन हो रहा है। और लगभग छत्तीसगढ़ के तातापानी में 3,000 मेगावाट 300 मेगावाट का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तातापानी याद आ गया आपको? गांव में उसको गर्म को ताते ही बोलते हैं। तातापानी क्षेत्र से 300 मेगावाट, है ना, भूतापीय ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जा रहा है। और इसकी जांच कौन करता है? विद्युत उत्पादन की संभावना कहाँ कहाँ है, इसकी जांच कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। भूवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्या करता है? इसकी जांच करता है कि कहाँ कहाँ पर जो है ये उत्पादन होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि कहाँ कहाँ, जैसे गर्म जल के स्रोत होते हैं, हम राजस्थान में भी मैंने खुद ने देखा है। और जब हम अपने तीर्थ स्थल यमुनोत्री पर जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसे, इधर तो बहुत ठंडा, इतना ठंडा पानी है कि जम जाए, और इधर दूसरे बिल्कुल पास में गर्म जल का स्रोत है और उसमें जैसे इतना गर्म जल निकलता है कि आप ऐसे पोटली में चावल डाले जाते, चावल पक के बाहर आते। तो ये उदाहरण मैंने खुद ने देखे कि बिल्कुल ठंडी जगह पर इधर बिल्कुल एकदम से बर्फ है और उधर से गर्म से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भूगर्भ में जो गर्मी है उसकी ज्वाला है उसके कारण उस जगह पर ऐसा होता है। तो उससे ताप विद्युत केंद्र जो है लगाए जाते हैं और भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसी क्रम में ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि शक्ति का संरक्षण कैसे होगा। शक्ति संरक्षण की हमें आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना कुछ भी काम नहीं होता। तो शक्ति संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वो ये है कि जो क्षयशील ऊर्जा है उसके उत्पादन को सीमित किया जाए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ाया जाए और हमारे यहाँ जो है प्रदूषण रहित ऊर्जा से जो उत्पादन है उसको वृद्धि की जाए। इस प्रकार से हम जो है शक्ति का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। टेस्ट पेपर भी दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में जरूर करना। अब हम आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।